आज हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या सवाल है परीक्षाओं के अंदर। जैसे अगर हम देखें यूपीएसआई के अंदर, तो यूपीएसआई के अंदर ये क्वेश्चन आया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो एक बार हम इससे विस्तार से पढ़ लेते हैं सारांश, उसके बाद देखते हैं क्या क्या सवाल इसके अंतर्गत है। तो हमारे संविधान के अंदर जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में दे रखे हैं मौलिक अधिकार। एसएससी की परीक्षा में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो एसएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसमें पूछा गया कौन से अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक के ये सारे मौलिक अधिकारों को प्रदर्शित करते हैं। भाग ध्यान रखना, भाग कौन सा है, तीसरा। अनुच्छेद ध्यान रखने 12 से लेकर 35 तक के। क्या विशेषता है मौलिक अधिकारों की? मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता में तो है हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि मैग्ना कार्टा वो दस्तावेज है जो किसी संबंधित क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। जैसे हमने कहा शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 में आने वाले वुड डिस्पैच को। 1717 के द्वारा स्वर्णिम फरमान जारी किया गया मुगल बादशाह फारुखशियार ने, उसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। उसी प्रकार से हमारे संविधान के जो 25 भाग हैं, उस 25 भाग में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो कहलाता है मौलिक अधिकार, इसीलिए इसे उपनाम दिया गया मैग्ना कार्टा। जो किताब मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताब ये वाली है, आप लोग देख लीजिए। ये है जिसमें 8वां एडिशन है और ऊपर मेरा नाम डी के राठी इसमें लिखा हुआ है। अगला पॉइंट जो है इसके बाद दे रखी है क्या क्या अन्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो है कि ये एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार का मतलब हो गया कि ये वो अधिकार है जिनके लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसे कहा जाता है लीगल राइट इंग्लिश में। अगर नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय दोनों की शरण में जाकर निवारण प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि ये हमारे बुनियादी मानव अधिकार है। अर्थ क्या हो गया बुनियादी मानव अधिकार? और मैंने पहली क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि ये जो मानव अधिकार है ये हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं या इनका आधार किसे माना जाता है? फिर वही जिसको 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से जो दस्तावेज जारी करा था ब्रिटेन के शासक ने, वही आधार बना वर्तमान के मानव अधिकारों का। मानव अधिकार का तात्पर्य क्या है? यदि आप देखेंगे तो इसमें समानता का अधिकार, जैसे आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 के अंदर। इसके अलावा वैयक्तिक और प्राण या जीवन की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। यानी कि जो बुनियादी मानव अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार आदि, वो सारे के सारे हमें 12 से लेकर 35 में उल्लेखित है। इसीलिए मौलिक अधिकारों को कहा गया बुनियादी मानव अधिकार। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि हमारे जो सामान्य कानून हैं, कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, उनके संबंध में तो सुरक्षा हमें किसके द्वारा दी गई है? न्यायालय के द्वारा। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है वो कौन देता है? स्वयं संविधान। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई संशोधन करना है तो वो संसद की बहुमत के द्वारा ही पारित होने पर लागू होगा। यानी कि अपनी इच्छा से कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ हो गया मौलिक अधिकारों की सुरक्षा स्वयं संविधान के द्वारा दी गई है। अगला पॉइंट आ गया कि इसके लिए क्या करना होगा। जैसे पॉइंट मैंने दे रखा है कि अगर हमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो किस में संशोधन करना होगा? संविधान संशोधन। और आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कौन से देश से ली है? दक्षिण अफ्रीका, इसे साउथ अफ्रीका कहते हैं। और हमारे यहाँ पर इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो संविधान संशोधन का कौन सा है? 368 आर्टिकल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होंगे जो हमें किसके लिए करने होंगे? मौलिक अधिकारों में। तो उसके लिए संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना होगा। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे सैन्य बल हो, चाहे सरकार स्वयं हो। तो किसी भी प्रकार से इनके बारे में संशोधन करने का या इनके खिलाफ जाने का अधिकार किसी को नहीं है।
इसके बाद हो गया मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। यूपीएसआई 2011 के मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर सवाल आया कि इनका संशोधन कौन करता है। इसके अलावा डीपीएसआई 2008 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है। तो दोनों के सवाल में थोड़ा डिफरेंस था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति महोदय को। और राष्ट्रपति जो है हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए 2 अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकृत है आर्टिकल। ये एक तो हो गया 358 और एक हो गया अनुच्छेद 359। ये समझना है, याद नहीं रखना, जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसे आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये तो डीपीएसआई के अंदर आया 2008 में, जब ये पूछा गया संशोधन कौन कर सकता है, तो हमारा उत्तर हो गया राष्ट्रपति। और यूपीएसआई के अंदर पूछा गया कि मौलिक अधिकारों में जो हमें मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार है वो समाप्त किसके द्वारा होंगे, आर्टिकल 358 के अंदर। यानी कि राष्ट्रपति जब इसके अनुसार घोषणा करेगा तो ये जो अधिकार अनुच्छेद 19 में दे रखे हैं स्वतंत्रता के अधिकार, ये समाप्त होंगे। और बाकी जो अधिकार हैं हमारे, बाकी मौलिक अधिकार वो समाप्त होंगे किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। और ये आप जानते ही हैं कि 2 अधिकारों में 2 अधिकार समाप्त नहीं होंगे जो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है, इसे आप याद कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो यूपीएसआई 2011 में और ये डीपीएसआई 2008 में पूछा। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मतलब क्या हो गया, अभी आप देख रहे होंगे इस दौरान जैसे अभी कोविड की 19 की वजह से देश भर के अंदर लॉकडाउन है, तो क्या ये संभव है कि लोगों को घर में कैद कर दिया जाए, क्या ये संभव है लोगों को बाजार जाने से रोका जाए। तो ये असीमित अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसीलिए नहीं है, क्यों, यदि नैतिकता का प्रश्न हो, यदि स्वास्थ्य की कोई प्रश्न हो ऐसी, या सुरक्षा की परिस्थिति हो, इन परिस्थितियों को सामान्य बनाने के लिए राज्य को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को संकुचित कर सकता है। तो इसीलिए ये मौलिक अधिकार जो है हमारे कैसे नहीं है, असीमित अधिकार नहीं है। ये हमने पहले पेज के अंदर सारी चर्चा कर दी। अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा मौलिक अधिकारों के जो वर्ग हैं। मौलिक अधिकार जो है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकार 7 वर्ग में वर्गीकृत थे। लेकिन उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो तब से मौलिक अधिकारों को 6 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला वर्ग को क्या, कौन सा वर्ग कहलाता है, समता का अधिकार। तो इसमें हमारे 14 से लेकर 18 तक के जो अधिकार हैं उनको कहते हैं समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार जिसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। इसके अंतर्गत आ जाता है 19 से लेकर और 22 तक के। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध। इसके अंतर्गत आ जाते हैं 2, ये आ जाते हैं 23 और 24। इसके बाद है हमारे धार्मिक अधिकार, धार्मिक या राइट टू रिलीजन जो है इसके अंतर्गत आते हैं 25 से लेकर और 28 तक के अधिकार। पढ़ेंगे इनके बारे में हम चर्चा। तीसरे हो गए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये जो कल्चरल राइट्स हैं इसमें दे रखा है 29 से लेकर और 30 तक के। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32। तो ये 6 वर्ग हैं जिसके अंतर्गत कभी सवाल आ सकता है कि कितने वर्ग में है। तो जैसे मैंने कहा पूर्व में तो 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, इनको 6 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, जैसे मौलिक अधिकार जो है भारत के नागरिकों को तो प्राप्त है ही, परंतु कुछ ऐसे अधिकार भी हैं मौलिक अधिकारों में जिसको विदेशी जो भारत की भूमि पर उपस्थित है उसे भी ये अधिकार प्राप्त है। तो एग्जाम में क्या एसएससी में उन्होंने अनुच्छेद दे दिए। अब आपको क्या करना है, अनुच्छेद 14, 20 से लेकर और 28 तक के, यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 20, 21, 22
और 28 तक के जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार भारत की भूमि पर अगर कोई विदेशी है तो उसे भी उपलब्ध है। जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है समता का अधिकार, वो अधिकार अजमल कसब को भी प्राप्त हुआ। जब 26/11/2008 में मुंबई पर हमला हुआ तो अजमल कसब को भी समता के अधिकार के अंतर्गत ही उस पर न्यायिक प्रक्रिया चलाई गई, यानी कि उसे भी यह अधिकार था कि वो अपने पक्ष न्यायालय में रखेगा। क्यों? समता का अधिकार। तो जब अनुच्छेद 14 की हम बात करेंगे, चाहे कोई भारत में विदेशी हो और भारतीयों को तो है ही, वो अधिकार प्रदान किया गया और 20 से लेकर 28 तक के। तो प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको ध्यान ही रखना है और सीधा क्रम है। याद रखिए 420 आदमी होता है, तो 420 में क्या आ गया, आपने केवल यहां पर 1 जोड़ दिया और उसके बाद कहां तक चलना, 8 तक चलना। कैसे याद रखोगे? 4 दूनी 8। तो चीजें जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और थोड़ा तर्क लगाने की कोशिश करेंगे तो इतने से हमारे एग्जाम में काम चल जाता है। वरना तो बच्चे बहुत रट के जाते हैं और इतनी चीजें रटते हैं और बहुत सारी याद भी रख लेते हैं, और यदि हमने दिमाग को एक थोड़ा सा तर्क दे दिया, एक लॉजिक दे दिया, तो वो लॉजिक एग्जाम में काम कर जाता है। तो हमने क्या कहा, 420 लिखते ही हमें पता चल गया 14 से लेकर 20 तक की, और कहां तक चलना है, 4 दूनी 8। तब हमारे पास आंसर आ गया 28 तक जाना है। ये दिमाग की विशेषता है कि जब हम उसे एक तार्किक चीज देते हैं तो वो लंबे समय तक उनको याद रखता है। इसके बाद दे दिए विभिन्न अनुच्छेद के बारे में दे रखा है, एक एक करके पढ़ते हैं और खास तौर से उन पर ही ध्यान रखेंगे जो आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं या संभावित है डीपी कांस्टेबल में। इसके बाद दे रखा है इसमें अनुच्छेद नंबर 12 को हमें कुछ नहीं करना, 12 में परिभाषा दी गई है, और परिभाषा का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हमें किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये हमें राज्य के शोषण से बचाव प्रदान करते हैं। तो ये हमारी सुरक्षा राज्य से करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया कि जब हम कहते हैं राज्य से सुरक्षा, तो राज्य का मतलब क्या है, किसे हम राज्य कहेंगे, तो राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें और वो संस्थाएं जो सरकार के द्वारा पोषित हैं, वो अगर इनका हनन करती हैं तो व्यक्ति निवारण प्राप्त करेगा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। अनुच्छेद 13 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा कि 2017 के अंदर एक केस आया, सायरा बानो केस, जिसमें मुस्लिम महिलाओं का जो ट्रिपल तलाक का मामला था उसे सरकार ने माना कि ये गैर संवैधानिक है। तो ये ट्रिपल तलाक को गैर संवैधानिक कैसे माना, आपने उस समय अगर नहीं पढ़ा हो तो उसको मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि अनुच्छेद 13 ये कहता है, यदि कोई रीति, कोई नियम, कोई रिवाज ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के असंगत है, मीन्स अगर कोई लॉ या अगर कोई परंपरा ऐसी है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो ऐसा कोई भी कानून जो है वो निरस्त हो जाएगा। इसीलिए जब ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक जो है ये परंपरा में चला आ रहा है मुसलमानों में, तो सरकार ने, तो न्यायालय ने पक्ष रखा कि कोई भी रीति रिवाज जब असमानता को बढ़ा रही है, क्योंकि ट्रिपल तलाक कौन दे सकता है, केवल पुरुष दे सकता है, महिला ट्रिपल तलाक नहीं दे सकती। तो इसका मतलब हो गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो हमें ये रीति है वो किसका उल्लंघन कर रही है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार। तो 13 के आधार पर ये माना कि ये जो रीति है ट्रिपल तलाक की, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही है। और 13 क्या कहता है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो निरस्त होगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 13 इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कहे कि जी हमारी परंपरा चली आ रही है, चाहे सबरीमाला में कहा कि सबरीमाला के अंदर जो महिला वो प्रार्थी हैं वो नहीं आ सकते, तो वो सारी चीज परंपरा बता दी गई। तो उससे कहा परंपरा का कोई आधार नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार नहीं है कि किसी भी मंदिर के अंदर महिलाओं के आने पर पाबंदी लगाई जाए। और आप लोग भी जानते होंगे, गांव में है, अन्य है, कि अगर इस तरीके की कोई बात होती है, मासिक धर्म की बात होती है, तो पूजा पाठ में कहते हैं ना बैठे। तो ये सारे ढकोसले हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसीलिए माना गया कि ये रीति रिवाज का आधार बनाकर ही पुरानी कुरीतियों को चलाया जाता है। चाहे कोई भी समुदाय हो, उसके जो ये
पंडित होते हैं या मौलवी होते हैं, वो पुरानी परंपराओं का आधार बनाकर ही अपनी कुरीतियों को आगे बढ़ाते हैं। और वर्तमान समय के यदि हम न्यायालय की बात करें तो इसीलिए उनको वो निरस्त करता है। तो 13 में ये हो गया। 14 जो है इंपॉर्टेंट हो गया। इसका क्वेश्चन सीधे आया कि समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? समता का मतलब क्या हो गया? राइट टू इक्वेलिटी। और भारत के अंदर किसका शासन है? कानून का शासन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ, सारी चीजें इसी से निकल के आएंगी। यदि आप तुलना करें, कैसे समझे हम इस चीज को, और इसका सवाल बताता हूं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आएगा कि समता का अधिकार, तो ये क्वेश्चन आया सीडीएस के एग्जाम में कि समता का अधिकार जो है, तो समता का अधिकार का आधार किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो इसमें एवी डाइसी का नाम दे रखा होगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिए और उसके आगे लिख लीजिए सीडीएस। एवी डाइसी लिखा हुआ मैंने इसमें, उसे अंडरलाइन कर लीजिए, सीडीएस के एग्जाम में आया। ये किस चीज का आधार है समता का अधिकार? ये है कानून के शासन का अधिकार। कानून का शासन किसको कहते हैं? जब हम बात और उसे समझने के लिए आप तुलना करिए जंगल का कानून। जंगल का कानून किसे कहते हैं? जंगल के कानून में जो शक्तिशाली होगा उसकी बात मान्य होगी, और जहां कानून का शासन होगा वहां सब एक समान होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि समता का आधार, समता का अधिकार किसका आधार बना? हमारा आंसर किसका होगा? कानून के शासन का आधार बना। ये इंपॉर्टेंट है, शासन का अधिकार। तो दोनों अनुच्छेद याद करने हैं बच्चा आप लोगों को, कि अनुच्छेद 13 याद रखना है कि अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है। इसके बाद आती है अनुच्छेद 15। 15 के अंतर्गत क्या है? 15 के अंतर्गत ये है कि किसी को भी केवल जाति, केवल प्रजाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको क्या आया, सीडीएस के एग्जाम में आया। और देखिए सीडीएस के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन डीपी कांस्टेबल में हूबहू सवाल आए हैं। एक क्वेश्चन था सीडीएस में पूछा गया, भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उत्तर था त्रिपुरा। ये ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन जो है डीपी कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सरल होने की वजह से, अगर वो सीडीएस में है, अगर वो पीसीएस में है, तो ऐसा नहीं है वो इन एग्जामों में नहीं पूछे जा सकते, जिनको हम सोचते हैं कम कठिन एग्जाम है तो ऐसे सवाल नहीं आएंगे। नहीं, वो पूछे जा सकते हैं। तो सवाल क्या आया था अनुच्छेद 15 का? सवाल ये आया था कि जैसे हम हरिद्वार जाएं या अन्य किसी हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ स्नान घाट बने हुए हैं, नहाने के स्थान बने हुए हैं। तो किसी स्नान घाट पर, किसी कुएं में, किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि अंशतः या पूर्णतः, यानी कि चाहे पार्शली और होली सरकार के द्वारा संचालित है, तो ऐसी जगह पर सबको निःशुल्क जाने का अधिकार है। तो सवाल सीडीएस में आया कि निःशुल्क स्नान घाट पर स्नान करने का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, यहाँ पर इनको दिया हुआ है नीचे की तरफ, कहाँ कहाँ पर ये निःशुल्क की बात है। तो ये मैंने अनन्य नहीं दिया हुआ कि ऐसे ही दिया, ये सीडीएस के, तो यहाँ आप लिख लेना सीडीएस के एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अब बात आती है कि क्या हम समानता की, जब हम कह रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन बात क्या कह दी? केवल जाति के आधार पर। आप समझिए बात को, जो आरक्षण को ये मानते हैं कि आरक्षण जो है समानता के अधिकार के गलत के विरुद्ध है, तो उसका एक तर्क मैं आपको बताता हूँ कि उस बात को हम किस तरीके से गैर तार्किक कह सकते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ केवल जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए अगर कोई ओबीसी है और वो अनपढ़ है, तो वो पीसीएस का एग्जाम या दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ओबीसी होने के साथ में उसे क्या करना होगा? अन्य जो योग्यता है वह भी उसे प्राप्त करनी होगी। योग्यता में ये आ सकता है उसकी हाइट का आ सकता है या फिर उसकी शिक्षा का आ सकता है। तो इसीलिए केवल जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जब हम जाति के साथ अन्य चीजें भी जोड़ दें, अब मानिए कोई नौकरी निकलती है, वो कहते हैं केवल उत्तर प्रदेश का निवासी, तो वो गैर संवैधानिक नहीं है, क्योंकि केवल जन्म स्थान के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, अन्य योग्यताएं भी जब जोड़ दी जाएंगी, इसलिए इससे बाहर रखा जाता है। अब उसके बाद